हरिओम उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बाल्या अवस्था और उसके विकास वाले पेपर में जाति व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा का हम लोग अध्ययन करेंगे। जाति व्यवस्था में शिक्षा। भारत में विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। अगर सनातन धर्म की बात करें, हिंदू समाज की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जातियां हैं जो पहले वर्ण व्यवस्था के रूप में थी, बाद में जाति व्यवस्था में बदल गई। अगर आधुनिक समय में अगर हम बात करें तो जैसे मुस्लिम जाति, ईसाई जाति ये सब भी पाई जाती है, सिख जाति इत्यादि भी पाई जाती हैं। यानी भारत में सभी प्रकार का, लगभग विश्व में सभी प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। लगभग सभी प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। उसमें भी जनजातियाँ और भी भिन्न भिन्न प्रकार की जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। यानी भारत में जातियों की बड़ी विचित्र स्थिति है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसीलिए कहा जाता है भारत एक विभिन्नताओं भरा समाज, विभिन्नताओं भरा संस्कृति, विभिन्नताओं भरा व्यवहार, विभिन्नताओं भरा सभ्यता का संगम है जो एक साथ एक देश में पाए जाते हैं। तो ये सब तमाम प्रकार की बातें आप सुनते समझते आए हैं। इस जाति व्यवस्था में शिक्षा कैसे सबके लिए उपलब्ध कराई जाए, यानी शिक्षा का हम कौन सा मेजरमेंट, कौन सा मापदंड, कौन सा व्यवहार, कौन सा आचरण करें कि ताकि सबके लिए समान शिक्षा उपलब्ध हो सके। सबसे बड़ी बात इसमें समस्या एक बनती है, उसे आप समझ जाएंगे तब शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन सी हमें सावधानी, जाति व्यवस्था में कौन कौन सी सावधानी रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए, इसको आप समझ जाएंगे। चाणक्य ने कहा था कि जो राज्य का धन संपत्ति है, जो राज्य से लाभ मिलने वाला है, उस राज्य में जो राजपुरुष यानी शासन सत्ता से जुड़े हुए पुरुष और राज्य के कर्मचारियों से उसकी रक्षा करनी चाहिए। नहीं तो राजपुरुष यानी जो राजनीति करने वाले हैं और जो सरकारी विभाग में काम करने वाले हैं, वे सारे धन संपत्ति को लूट लेंगे, सारे लाभ को स्वयं प्राप्त करना चाहेंगे, जनता तक पहुंचने नहीं देंगे, जिसको सामान्यतः भ्रष्टाचार कहा जाता है। तो चाणक्य ने कहा था कि सरकारी संपत्ति का रक्षा जो है राजपुरुष और कर्मचारियों से करना चाहिए। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, बात भी सही कहा था। आज भी जो भ्रष्टाचार है, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, राजनेता वो हैं, दूसरा जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हैं। तो अब रह गई बात कि राजपुरुष और कर्मचारी भारत में संप्रभु जाति, यानी जो जातियां बहुत पहले से पढ़ी लिखी हैं, बहुत पहले से, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय जो समाज है, ये लोग पहले से ही पढ़े हैं, शिक्षित हैं, संपत्ति भी है, राजपुरुष भी रहे हैं, राज्य कर्मचारी भी रहे हैं, यानी ये संप्रभु जाति है। और इन संप्रभु जाति के सामने एससी और एसटी की हालत बिल्कुल भी 0 सन्नाटा है या बहुत नहीं के बराबर है। तो ऐसे जाति के सामने सभी छोटी जातियां, जो गरीब जातियां हैं, जो एसटी एससी हैं, ऐसे जातियों को आप कैसे शिक्षा देंगे, क्योंकि इनकी स्थिति कुछ और है। ये राजपुरुष में भी है, राज्य कर्मचारी में, ये संप्रभु जाति है लोकतंत्र में, और दूसरे तरफ लोकतंत्र में यह जो है एसटी एससी की जो स्थिति है वह एकदम गरीब है, कमज़ोर है, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, अनेक प्रकार की कमजोरियाँ हैं, कमियाँ हैं, आर्थिक समस्या तो है है। तो ऐसे समाज में, ऐसे स्थिति में जो विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, जो बहुत गरीब हैं, ऐसे लोगों को आप कैसी शिक्षा देंगे? क्योंकि जब तक आप जातियों की स्थिति का आप आकलन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप वास्तविक रूप से शिक्षा का स्वरूप भी अपना नहीं पाएंगे। वास्तव में अगर ये देखें, जो शिक्षित जातियां हैं या संप्रभु जातियां हैं, वे जातियां गुण में भी अच्छी हैं, व्यवहार में भी अच्छी हैं, पकड़ में भी अच्छी हैं, व्यापार में भी अच्छी हैं, लेकिन इसमें बहुत से ऐसी भी स्थितियां हैं जो दूसरे के शोषण का कारण भी बनती हैं, समाज के शोषण का कारण बनती हैं। अगर एक बाप के 5 औलाद हैं तो बाप 5 लड़कों में बिना भेदभाव किए बराबर की संपत्ति बांटेगा। उसी तरह से भारत में सभी जातियां हैं तो सभी जातियों के अनुपात में संपत्ति बंटनी चाहिए, राजकोष बंटना चाहिए या सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन जो संप्रभु जातियां हैं, कागज़ में भले ही कर दें लेकिन व्यवहार में उतरने नहीं देती। तो इसका अर्थ यह है कि जो चाणक्य ने कहा था कि भ्रष्टाचार राजपुरुष और राज्य कर्मचारी ही फैलाते हैं, अब भारत में संप्रभु जातियां ही
इस समस्या का कारण बन रही हैं। जो अच्छे लोग हैं वो तो अच्छे व्यवहार करेंगे, लेकिन इसमें जो गलत लोग हैं वो सारी समस्या या कठिनाइयों को जन्म देती है। अब ऐसी परिस्थिति में हम जाति व्यवस्था के अंतर्गत कैसे शिक्षा दें कि लोकतंत्र का जो मूल्य है या लोकतंत्र का जो ठोस आधार है कि सबका कल्याण होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सरकार से सबको लाभ होना चाहिए, सरकार से सब लोग विकास करें, ऐसे परिस्थिति में आप कैसे शिक्षित करें या सभी जातियों को कैसे शिक्षा दें, इसी को हम इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग इसको आगे देखते हैं। अब तो धीरे धीरे समझ गए होंगे, अब आगे देखते हैं। इसमें पहला है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा पूरे विश्व स्तर पर ही चलती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी जाति धर्म वालों को एक साथ समान विद्यालय में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। यानी कोई जाति विशेष का विद्यालय न बनने दे, कोई वर्ग विशेष का विद्यालय न बनने दे। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ पैसे वाले ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। यही कारण है कि अगर सरकार जितना ही समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देगी, यानी एक ही विद्यालय में सभी प्रकार के बालक बालिकाओं को, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी समस्या से ग्रसित हो, उसको समान पाठ्यक्रम समान शिक्षक द्वारा समान अवसर पर समान रूप से अगर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जाति व्यवस्था में शिक्षा का जो प्रभाव है, जो शिक्षा का गुणात्मक विकास है शिक्षा के माध्यम से, वो सभी जातियों में जाएगा। इस प्रकार से समाज में धीरे धीरे समानता का संचार होगा, समान भाव विचार, समान रूप से एक दूसरे को जानना पहचानना, सहयोग और सहानुभूति इत्यादि गुण भावना, कर्म इत्यादि का विकास होगा, जिससे समाज में समान रूप से सभी वर्गों को समान अवसर मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, जाति व्यवस्था में शिक्षा उत्तम स्वरूप में होगी। दूसरा, अगर हम बात करें आर्थिक सहायता, जैसे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, गरीब घर के बच्चे, अब तो सभी जातियों में लगभग मिल रहे हैं, अब जनरल में भी काफ़ी लोग गरीब मिल रहे हैं। तो जो सभी जातियां हैं, उन सभी जातियों में जो बालक प्रतिभाशाली है या जो बालक आर्थिक समस्या की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसे बालकों को आर्थिक सहायता, जिसको आप लोग छात्रवृत्ति कहते हो, या अलग से कोई उपकरण या अलग से साधन या अलग से जो है उसे छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि वह उच्च वर्ग के बालक बालिकाओं की भांति अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके या अपने शिक्षा को प्राप्त कर सके अपनी योग्यता क्षमता के अनुरूप। ये दूसरी है जिसको आप लोग सामान्य रूप से समझते हो और लाभ भी उठाते हो, सरकार इसके लिए प्रयास करती है। अगला हम बात करें, तीसरा लोकतांत्रिक मूल्य। लोकतंत्र का जो मूल्य है कि सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, सबको विकास का अवसर मिले, यानी लोकतंत्र में जो मूल अधिकार हैं, स्वतंत्रता का, समानता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का, धार्मिक स्वतंत्रता का, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, शिक्षा के प्रति, संस्कृति के प्रति रक्षा संबंधी जो अधिकार प्राप्त हैं, वो जो मूल अधिकार है उसको तभी प्राप्त जितना ही समाज के सभी जाति के लोग करेंगे, उतना ही समाज में एक समानता या मानव कल्याण का विकास होगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि भारत में एक तबका गरीब रह जाए, एक तबका अमीर हो जाए तो देश विकसित नहीं हो सकता। आपको हर तबके का विकास करना है, इसीलिए ये लोकतंत्र में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्य को निर्देश दिया गया है, जिसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। उन सबके अंतर्गत शासन सत्ता को संचालन और लोगों को उसकी जानकारी शिक्षा के माध्यम से देनी चाहिए, ताकि हर बालक बालिका जो छोटी बिरादरियों से संबंधित हैं, वे अपने प्रत्येक स्तर पर अपने अधिकार कर्तव्यों को ग्रहण कर सके, उसे प्राप्त कर सके। लेकिन भारत की बड़ी विचित्र स्थिति है। छोटी बिरादरी वाले नेता भी जानते हैं, बड़े बिरादरी वाले भी तो जानते हैं कि अगर सभी जनता पढ़ लेगी तो हमारी कमाई मर जाएगी। यही कारण है कि नेता तब तक ये सब की बात करते हैं जब तक वो शासन सत्ता नहीं मिला है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि अगर जाति व्यवस्था के अंतर्गत आप शिक्षा देना चाहते हैं, इस समाज को सिखा करके गुणात्मक विकास करते हुए भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति कराना चाहते हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी, उससे सीख समझ, उसके अंतर्गत सभी को समान रूप से अवसर प्रदान करने का कार्य करना चाहिए, तभी ये प्रोफेसर। अगला है मानवीय संदर्भ। अगर हम बात करें तो हर जाति में गुण दोष पाए जाते हैं। कुछ जातियां हमेशा शोषण की हैं, कुछ जातियों का हमेशा शोषण हुआ है,
अगर हम तमाम प्रकार के ऐतिहासिक मुद्दों को उठाएंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा में बाधा पड़ेगी और विवाद का बहुत बड़ा कारण बनेगा, जिसके संदर्भ में राजनीति वाले विवाद उत्पन्न करके लाभ कमाने का प्रयास करते हैं या वोट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वो हमको नहीं करना है, बल्कि हमको हर पूरे विभिन्न प्रकार के जातियों के बीच छात्रों में हमें मानवीय मूल्य, मानवीय संदर्भ का उदाहरण देना है। मानवीय संदर्भ का उदाहरण देना यानी ऐसे जो मानवता को बढ़ावा दे, जैसे सहयोग करना, दया करना, मेहनत करना, अपने प्रति ईमानदार होना, देश के संविधान को मानना, सबके प्रति दया रखना, वृद्धों की सेवा करना, सबसे सभ्य ढंग से बातें करना, अपनी संपत्ति दूसरे की संपत्ति का सम्मान करना और अच्छे आचरण का अनुसरण करना, ये सब अनेक प्रकार की जो है जानकारियाँ, उदाहरण मानवीय संदर्भ के अंतर्गत देना चाहिए ताकि उनके अंदर मानवता का विकास हो। वास्तव में मानवता का विकास वही उसी में होता है जो अपने कर्म को पूर्ण ईमानदारी के साथ करे, सही समय से करे, क्योंकि कामचोर मानवता को नहीं समझता है। यानी उनके अंदर कर्मनिष्ठा भरी जाए, राष्ट्र प्रेम भरा जाए, जो मानव के उसके लिए भी कल्याण है, मानव समाज के कल्याण है। तो ऐसे गुणों का उदाहरण, व्यवहार, क्रियाकलाप इत्यादि सिखाने संबंधी बात, विचार, व्यवहारों को हमें शिक्षा के माध्यम से बताया जाए तो जो विभिन्न जातियों में विभिन्न प्रकार का जो शोषण की प्रवृत्तियां हैं वो घटेंगी और मानव समाज स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेगा। तो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। अगला है धार्मिक आदर्श एवं मूल्य। धर्म व्यक्ति के गुण नहीं, व्यक्ति के आचरण को, व्यक्ति के सोच को, भावना को, कर्म को पवित्र बनाने का साधन है। धर्म क्या है? मानव के उत्तम आचरण, उत्तम कर्म को बनाने का साधन है, ज्ञान है, कौशल है, समझ है, तर्क है, चिंतन है, विचार है। ये क्या है? धर्म है। तो हमको धर्म से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए। हम धर्म का पक्ष नहीं रख रहे हैं, धर्म का पक्ष रखने में विवाद हो जाएगा। हम बल्कि ये बता रहे हैं धर्म सुंदर आचरण, सुंदर कर्म, सुंदर व्यवहार को सिखाने का साधन है, जिसमें संतों की जीवनी, ईश्वर राम भगवान कृष्ण की जीवनी, बहुत सारे ऐसे संतों का अवतार हुआ है, सभी धर्मों में लगभग मिल ही जाते हैं। तो ऐसे संतों का, ऐसे महान संतों के उपदेशों का हमें जो है शिक्षा के माध्यम से देना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि बालक अपने जीवन में उसके महत्व को समझ सके और जब वह महत्व को समझेगा तब वह अनेक लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम कर जाएगा, समाज सुधारक का काम कर जाएगा, समाज के कल्याण का कार्य कर जाएगा। तो हमको धार्मिक आदर्श और मूल्यों की बात संतों की जीवनी के माध्यम से, संतों के दिए गए उपदेश के माध्यम से, ईश्वर के विभिन्न अवतारों के माध्यम से, या वर्तमान कलयुग में ही बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत से ऐसे आदर्श राजा हैं, आदर्श दार्शनिक रहे हैं, उनके माध्यम से हमको सिखाना बताना चाहिए, ताकि जो जातियों के अंदर भिन्नता है या शोषण या लूट खसोट, वर्चस्व का जो अनावश्यक अनैतिक क्रिया है वो घटे, उसके जगह क्या हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको अवसर मिले, सबका मान सम्मान हो। ऐसी प्रवृत्ति का विकास धार्मिक आदर्श और मूल्यों के माध्यम से हो सके। तो ऐसी भी शिक्षा हमको देनी चाहिए इस विभिन्न प्रकार की जाति व्यवस्था के अंतर्गत। अगला है सरकारी विद्यालय एवं छात्रावास। खास तौर से जो गरीब हैं वहाँ कमाई नहीं होती है, वहाँ पैसा उतना नहीं मिल पाता, तो प्राइवेट सेक्टर वाले तो ऐसे जगह से भागते हैं, विद्यालय ही नहीं खोलेंगे, खोल भी दिए तो कहेंगे पैसा ही नहीं मिल पाएगा तो पढ़ाएंगे कहाँ। तो सरकार सामान्यतः जो है सरकारी विद्यालयों को बंद न करे, सरकार बहुत तेज़ी से सरकारी विद्यालयों को बंद भी की है, बंद न करे, बल्कि क्या है, सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक, पर्याप्त व्यवस्था दे करके ऐसे गरीब घर के जो बच्चे बच्चियां हैं या इस गरीब घर की जो जातियां हैं, ऐसी जातियों को विद्यालय में शिक्षा उपलब्ध कराए, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक सब उपलब्ध कराए। क्योंकि भारत जब सब ओर से बढ़ेगा तब हमारे भारत का विकास, विकसित होने का सपना पूरा होगा। ऐसा नहीं कि कुछ जातियां सातवें आसमान पर बैठ के दूसरे जाति का शोषण करें, तो वह लोकतंत्र का मूल्य नहीं, वह भ्रष्टाचारियों का दुराग्रह है। तो सरकार ऐसी जातियों को ध्यान में रखते हुए जो गरीब हैं उनके पर्याप्त शिक्षक भी दे, पर्याप्त व्यवस्था भी दे, पुस्तक भी दे, विद्यालय की व्यवस्था करे। अगर सरकार
ये भी देख रही है कि जो इसमें प्रतिभाशाली बालक हैं, ऐसे प्रतिभाशाली बालकों को जिला स्तर पर, स्टेट स्तर पर छात्रावास भी उपलब्ध कराए ताकि वह बालक सरकारी खर्चे पर पढ़ सके। हाँ, अलग बात है कि दूसरे जातियों में जो गंदे आचरण वाले हैं उनको यह हमारा लेक्चर ही सुन के कान दर्द करने लगेगा कि हमारे पैसे पे वो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन हकीकत बात यह है कि जिसका शोषण हुआ है उसका भी तो मानव कल्याण का मार्ग मिलना चाहिए। तो ऐसे छात्रों को क्या करना चाहिए कि छात्रावास की व्यवस्था देनी चाहिए ताकि वो छात्रावास में खान पान प्राप्त करके अपनी योग्यता क्षमता या अपने व्यक्तित्व के अनुरूप योग्यता हासिल करके आर्थिक विकास कर सके आगे। तब ये जो है शिक्षा बहुत अच्छी मानी जाएगी या जाति व्यवस्था में उत्तम शिक्षा व्यवस्था मानी जाएगी। अगला है व्यावसायिक शिक्षा। खास तौर से जो गरीब हैं, एसटी एससी से संबंधित जातियां हैं, या इस समय धर्मों के हिसाब से मुस्लिम लोगों में सबसे ज़्यादा गरीबी है, जो ऐसे क्षेत्रों से संबंधित है जो काफ़ी गरीब है, तो ऐसे बालकों को सबसे बड़ी भरण पोषण की समस्या होती है। तो ऐसे बालकों को प्राथमिक स्तर से ही कला कौशल शिक्षण प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वह बालक कुछ ही समय में यानी माध्यमिक स्तर तक पहुँचते पहुँचते वह अपने कला गुण कौशल इत्यादि के माध्यम से आर्थिक उपार्जन करते हुए अध्ययन कर सके, जिसके लिए गांधी जी बहुत जोर देते थे कि हमारी शिक्षा जो है एक व्यावसायिक भरा होना चाहिए, कौशल कला से संबंधित होना चाहिए, चित्रकारी शिल्पकला वास्तुकला से संबंधित होनी चाहिए ताकि जो गरीब घर के बच्चे हैं आर्थिक उपार्जन करते हुए आत्मनिर्भरता के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी जाए ताकि ऐसे जो बालक हैं जो पढ़ना चाहते हैं या उनके अंदर जो हुनर है कौशल कला है उसके माध्यम से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको भी व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण के माध्यम से ट्रेनिंग के माध्यम से उनको भी आत्मनिर्भर जिज्ञासु रूप में अच्छे विद्यार्थी बनाते हुए आगे विकास किया जा सके। तो यह भी एक जाति व्यवस्था के अंतर्गत अच्छी शिक्षा का स्वरूप है या अच्छी शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बनेगा। अगला है अनुशासन एवं सहयोग। अनुशासन, ये जान लीजिए कि अनुशासन जीवन में सफलता का सबसे मूल मंत्र है कि कोई आप अनुशासन के साथ यदि मेहनत करते हैं, डेली प्रतिदिन पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ आपको याद होता जाएगा। योग्यता क्षमता समझ चिंतन अभिव्यक्ति इतनी अच्छी होती जाएगी कि आप बहुत अपने क्षेत्र के अपने विषय के पारंगत और प्रबुद्ध व्यक्तियों में आपकी गणना होने लगेगी। तो अनुशासन, अच्छे गुण कौशल कला के अनुसार व्यवहार करना, व्यक्तिगत और सामूहिक भी व्यवहार करना, वो क्या कहलाता है? अनुशासन। जैसे खेल है, सामूहिक रूप से जब नियम पालन करोगे तभी खेल सकते हो। तो अनुशासन आपको व्यवस्थित करता है, संगठित करता है और आपके व्यक्तित्व का विकास नियमबद्ध तरीके में या नियम के अनुसार करता है। तो ये अनुशासन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो आधुनिक मानवीय कल्याण या व्यक्तित्व के कल्याण हेतु जितने भी अच्छे नियम कानून व्यवहार व्यवस्था है उसका पालन करना चाहिए। साथ में अध्यापक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो गरीब घर के बच्चे हैं या जो बहुत पिछड़े हैं, जिनके पास न उतनी शिक्षा है, न संस्कार है, न समझ है, उनके प्रति सहयोग सहानुभूति क्षमा का रुख अपना करके उन्हें बराबर अच्छे कर्मों में अनुशासन के साथ सीखने समझने लगाने पर बल देना चाहिए ताकि ऐसे छात्र छात्राएं भी उच्च जातियों के वाले उच्च संस्कार वाले छात्र छात्राओं के अनुसार धीरे धीरे उधर गति कर सकें, उधर गमन कर सकें, उनके अंदर भी अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छे भाव इत्यादि का अवसर मिल सके। इसके संग संग एक और बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण न हो। 9वां देना है शिक्षा का क्या है? व्यवसायीकरण पे रोक लगना चाहिए। शिक्षा का शिक्षा के व्यवसायीकरण पर भी क्या लगना चाहिए? रोक। अगर शिक्षा में व्यवसायीकरण कर दिया जाएगा तो जो उच्च वर्ग वाले हैं वह उच्च शिक्षा या अधिक गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरियों और राजनेताओं या राजपुरुषों में वो अपना स्थान बना लेंगे। तो फिर वही जातियों का अंतर बचा रहेगा। तो बल्कि व्यावसायिक शिक्षा का व्यवसायीकरण न करके जो पाठ्यक्रम सरकारी विद्यालयों में पढ़ाया जाए वही प्राइवेट में पढ़ाया जाए। शिक्षा का अगर बाजारीकरण कर दिया गया तो फिर ये जाति व्यवस्था या सबका कल्याण, सबका विकास, सबका साथ ये संभव नहीं है।
क्योंकि जब शिक्षा का व्यवसायीकरण करेंगे तो जो उच्च वर्ग है किसी भी जाति में हो, जो पैसे वाला है, वही उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। और जब उच्च शिक्षा या गुणात्मक शिक्षा या आधुनिक आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा जब वो ग्रहण कर लेगा तो आपका विद्यार्थी परंपरागत पाठ्यक्रम पढ़ के बस सिग्नेचर करने के लायक बनेगा, कंपटीशन निकालने के लायक नहीं बन पाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में हमको ये ध्यान रखना है कि सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण न करे, या सरकार का ये दायित्व है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण न करे, बल्कि सभी बोर्डों में समान पाठ्यक्रम हो। तब जा कर के जो पिछड़े हुए क्षेत्रों के जो बालक हैं वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ करके कंपटीशन में समान प्रतियोगिता कर सकेंगे, प्रतिभागी हो सकेंगे। ये जो है, ये वाली स्थिति बड़ी भयानक इस समय चल रही है। सरकार भी मौन है और ओबीसी एसटी एससी के भी नेता जान चुके हैं कि अगर हम शिक्षा देंगे तो हमारी कमाई मर जाएगी, हमारी कमाई क्या होगी, मर जाएगी। अब धीरे धीरे सभी नेता जान चुके हैं कि अगर हम शिक्षा बढ़ाए तो निश्चित रूप से हमारी कमाई में झांसा लग जाएगा। तो जो राजनीति को व्यवसाय समझता है, जो राजनीति को व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखता है, वह सभी नेता किसी भी जाति धर्म के हो, वह देश के लिए, मानव कल्याण के लिए, लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। तो इसका ध्यान रखना है कि व्यवसायीकरण न होने पाए, या अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण की व्यवस्था की ओर सहमत न रहे, बल्कि अच्छे से अच्छे सबके कल्याण हेतु समान पाठ्यक्रमों के विकास पर बल दे। इसमें खास तौर से अगर NCERT और SCERT को भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, व्यवस्था पे हम कमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होगी, इसलिए जो हम संकेत किए मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हमारी जो टॉपिक है उसको बताना मेरा धर्म था, इसलिए मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा कैसे देनी चाहिए आप इसे एक अध्यापक के रूप में समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।